देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं इंडियन जियोग्राफी के विषय में। इंडियन जियोग्राफी में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के विषय में देख लिए हैं। इनमें हमने ग्लेशियर के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हमें क्या देखना है, हम देखते हैं कि द्वाब किसे कहते हैं। क्या चीज़? द्वाब किसे कहते हैं। अब कहोगे, आपको अगर पता होगा कि दो नदियों के बीच के एरिया को द्वाब कहा जाता है। जैसे दो नदी हैं, दो नदी के बीच के एरिया को क्या कहा जाता है? द्वाब कहा जाता है। मान लीजिए कि कोई ये नदी निकल के आई हुई है और इस नदी में कोई नदी आकर के मिल गई, और जो इसका एरिया है, इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? द्वाब कहेंगे। बाई चांस कोई नदी आकर के यहाँ से भी एक नदी यहाँ से आके मिल गई इसी नदियों में, तो इस एरिया को हम लोग द्वाब कहेंगे। कोई नदी इसी से आकर यहाँ से मिल गई, कोई ऐसे आके मिल गई, तो इन एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? द्वाब कहेंगे। समझ में आ रहा है? इन्हें हम क्या कहेंगे? द्वाब कहेंगे। तो हम लोग इसी के बारे में समझते हैं कि जैसे पूछेगा आपसे कि सिंधु सागर द्वाब किन दो नदियों के बीच में है। सिंधु सागर द्वाब किन दो नदियों के ये बीच का एरिया है, या रचना द्वाब किन दो नदियों के बीच का है, या बारी द्वाब किन दो नदियों के बीच का एरिया है। तो इसके विषय में आपको समझना होगा कि दो नदियों के बीच के एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? द्वाब कहते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आज ये आपका कवर हो जाना चाहिए, पूरा कंप्लीट कर देना है। अब आपको मैं एक चीज़ बता रही हूँ, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, यहाँ से सिंधु नदी यानी चीन से, चाइना से निकली हुई है। सतलज नदी भी चाइना से निकली हुई है। चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकली हुई है, और रावी भी यहीं से निकली है, हिमाचल प्रदेश से, और झेलम जो है जम्मू और कश्मीर से निकली हुई है। इन नदियों के विषय में आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इनमें हम कंफ्यूज में हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि सिंधु और झेलम के बीच का जो एरिया है उसे हम कौन सा द्वाब कहेंगे? तो हम सिंधु सागर द्वाब कहेंगे। क्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो इसी चीज़ के विषय में आपको पूरा टोटल समझना होगा। अब मैं आपको यहाँ तक छोटा में है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। मान लीजिए कि चाइना से एक नदी निकली हुई है जिसका नाम है सिंधु। चाइना से निकलते हुए ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया, हिमाचल प्रदेश वाला, ये सब एरिया होते हुए ये पाकिस्तान होते हुए मान लीजिए अरब सागर में आकर के अपनी पानी को यहाँ पर गिरा देती है। ज़्यादातर इसका एरिया है पाकिस्तान वाला एरिया। इस पाकिस्तान में ज़्यादातर है, यहाँ तो थोड़ा सा गई हुई है, और आकर के पाकिस्तान से ये अरब सागर में पानी गिरा देती है, क्योंकि इधर साइड अरब सागर है। समझ में आ रहा है आपको? अब ये नदी जो है सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। अब इसके जो बीच का एरिया रहेगा, जो जो इससे सहायक नदियां आकर के मिलेंगी, और उसका जो एरिया रहेगा उसे ही हम कहेंगे द्वाब। उसे क्या कहेंगे हम लोग? द्वाब कहेंगे। हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकली हुई है जिसका नाम है चिनाब नदी। यहाँ से आकर के सिंधु नदी में मिल जाती है, तो इसे हम कहेंगे सिंधु, इसे कहेंगे हम चिनाब। क्या कहेंगे हम? चिनाब। हम इसे कहते हैं चिनाब नदी। तो सिंधु नदी और चिनाब नदी, दो नदियां तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन क्या इसके बीच के एरिया को हम कह सकते हैं? नहीं। एक नदी आकर के चिनाब में और मिल जाती है जिसका नाम है झेलम। देखो, एक नदी आकर के और चिनाब में मिल जाती है जिसका नाम है झेलम। झेलम, ये झेलम नदी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु और झेलम के बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं? उसे कौन सा द्वाब कहते हैं? तो हम इसे कहते हैं सिंधु सागर द्वाब। क्या कहेंगे? सिंधु सागर द्वाब। इसे हम कहते हैं सिंधु सागर द्वाब। अब इस तरीके से नहीं तो पूछ सकता है आपसे कि सिंधु सागर द्वाब किन दो नदियों के बीच का जगह है। मतलब सिंधु सागर द्वाब
किन दो नदियों के बीच में है? तो किन दो नदियों के बीच में है? तो सिंधु नदी के बीच में और झेलम नदी के बीच में सिंधु सागर है। सिंधु नदी के बीच में, झेलम नदी के बीच में सिंधु सागर है। क्या ये कंफर्म हुआ आप लोगों का? ठीक है। यहाँ अब एक एरिया ये भी बचा हुआ है, तो इस एरिया में एक झेलम और चिनाब के बीच के एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? द्वाब कहते हैं। और ये कौन सा द्वाब है? झेलम और चिनाब के बीच का जो एरिया है इसे हम द्वाब कहते हैं। तो इसे कौन सा द्वाब कहेंगे? इसे हम चाज द्वाब कहेंगे। चाज द्वाब कहेंगे। यहाँ पर सिंधु सागर द्वाब और यहाँ पे चाज द्वाब। सिंधु सागर यानी सिंधु नदी और झेलम नदी के जब बीच का एरिया है इसे हम द्वाब कहते हैं। ये कौन सा द्वाब है? तो सिंधु सागर द्वाब है। झेलम और चिनाब के बीच के एरिया को द्वाब कहा जाता है। इसे कौन सा द्वाब कहा जाएगा? तो इसे चाज द्वाब कहा जाएगा। अब एक नदी यहीं से आती है जिसका नाम है रावी। क्या नाम है इसका? रावी नदी। हम इसे लिख देते हैं रावी नदी। ये दोनों द्वाब के विषय में आप तो समझ गए होंगे, सिंधु सागर द्वाब और चाज द्वाब। अब हम देखते हैं कि चिनाब और रावी के बीच का जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं? चिनाब और रावी के बीच के एरिया को हम रचना द्वाब कहते हैं। रचना द्वाब। क्या कहते हैं हम इसे? रचना द्वाब। अब एक चाइना से और नदी निकली हुई है जिसका नाम है सतलज नदी। ये नदी आकर के फिर रावी में चिनाब में आकर के मिल जाती है। किससे मिलती है? चिनाब में मिल जाती है। इसे हम कहते हैं सतलज नदी। क्या कहते हैं? सतलज नदी। क्या कहते हैं? ध्यान से समझना, इसे हम सतलज नदी कहते हैं। इसी सतलज नदी से एक नदी आकर के और मिली है जिसको हम कहते हैं ब्यास। क्या कहते हैं? ब्यास कहते हैं। अब आप लोग बताइए, एक सिंधु सागर, आपने सिंधु सागर द्वाब देख लिया, चाज द्वाब आपने देख लिया, रचना द्वाब भी आपने देख लिया। अब हम सतलज और रावी को तो नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसके बीच में आ गया ब्यास नदी, और रावी और ब्यास नदी के बीच के एरिया को हम लोग बारी कहते हैं। यहाँ पे एक एरिया बन गया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बारी कहते हैं। किसके किसके बीच के एरिया को कहते हैं? रावी और ब्यास के बीच के एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? बारी कहते हैं। अब उसके बाद में सतलज और ब्यास दो नदियों के बीच का जो द्वाब है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम विस्ता कहते हैं। ठीक है। अब क्या आपको इन नदियों के बारे में, इनके द्वाब के बारे में आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? क्योंकि ये जो हम लोग ये जैसे कि पंचतंत्र होता है ना, उसी तरीके से ये पंच द्वाब मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पांचों सब के सब सिंधु की सहायक नदियाँ हैं और इन्हीं से आकर के मिली हुई हैं। सिंधु की सबसे जो बड़ी नदी आ गई है चिनाब आई हुई है, चिनाब है, और चिनाब में आकर के सतलज मिली हुई है। देखिए, चिनाब में आकर के सतलज मिली हुई है, चिनाब में आकर के रावी मिल गई, चिनाब में झेलम मिल जाती है, और ब्यास नदी जो है ये सतलज नदी में आकर के मिलती है। सतलज में आकर के ब्यास नदी मिल जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सागर द्वाब किन दो नदियों के बीच में है? सिंधु सागर द्वाब किन दो नदियों के बीच में है? आप क्या बताओगे? क्या बताओगे कि सिंधु और झेलम के बीच में है? यस। क्या चीज़ में है? सिंधु और झेलम के बीच में एक द्वाब बना हुआ है जिसे सिंधु सागर द्वाब कहा गया है। इसके बाद झेलम और चिनाब के बीच में एक और बना है एरिया। अगर पूछता है कि चाज द्वाब किन दो नदियों के बीच का एरिया है, तो झेलम और चिनाब के बीच का एरिया है। किसके बीच का? झेलम और चिनाब के बीच का एरिया है। चिनाब और रावी, जो चिनाब है और रावी
ये नदी जो है इसके बीच के एरिया जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसे रचना द्वाब कहते हैं। तो रचना द्वाब किन दो नदियों के बीच में है, रचना द्वाब किन दो नदियों के बीच में है, चिनाब और रावी के बीच में रचना द्वाब है। बारी द्वाब किन दो नदियों के बीच में है, तो रावी और ब्यास के बीच में है। पिस्ता द्वाब किन दो नदियों के बीच में है, तो ब्यास और सतलज के बीच में है। क्या समझ में आ रहा है आपको? अगर आप लोग शॉर्टकट में छोटा सा एक बनाओगे, ये एरिया को एक बार आप लोग समझ लोगे, भारत का एक बार नक्शा उठाओगे, एक बार हाइलाइटर से खींचोगे ऐसे, मान लीजिए कि आपने कोई भारत का एक मैप बना लिया और उस मैप के अनुसार, मान लीजिए आपने एक भारत का मैप बना लिया और इसी मैप के अनुसार आप लोगों ने किसी चीज़ को खींचना स्टार्ट मान लीजिए कर देते हो। देखो अभी तो इतना परफेक्ट नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी जो भी है वो ठीक ठाक है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोगों ने इस तरह एक रफली बना लिया और यहाँ से निकाल दिया कि ये सिंधु नदी निकल गई चाइना से, और यहीं पे एक निकली हुई है चिनाब नदी जाके सिंधु से मिल गई, यहाँ पे एक झेलम नदी निकली हुई है जो चिनाब से मिल गई, चिनाब के बाद एक कौन सी नदी है, उसके बाद झेलम के बाद एक रावी नदी निकल गई है, इसके बाद सतलज आता है, इसके बाद ब्यास आता है, ये नदियाँ आकर के मिली हुई हैं। रफली एक ऐसे इस तरीके से आप लोग बना सकते हो जिससे आप लोगों को कोई कष्ट नहीं हो सकता है। देखो भारत का नक्शा जो है एक बार दो बार बनाने से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, और उसमें हम लोग इस तरीके से लाइनिंग खींच देंगे। यहाँ तक ये अलग सा पहुँच गया है, लेकिन ये भी सतलज नदी निकल के आ रही है चाइना से, और यहाँ पे एक ब्यास नदी है। अब इनके बीच के एरिया को आप लोग को सिर्फ समझना है, बीच के एरिया को कहा किया जाता है। तो इंडियन जियोग्राफी में आप लोगों को, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, यानी कि मैं ये एरिया है इसको 3 भागों में, जो मतलब मान लीजिए भारत हमारा है, इस भारत में के एरिया में हम लोगों ने इसे 3-4 भाग में बांट कर पढ़ना स्टार्ट कर दिए। एक तो हमने देख लिया कि ये पहाड़ी इलाका है जो पर्वत है, हम लोग मैदानी इलाका देखा, हमने पठारी इलाका, अभी मैदानी इलाका पूरा, ये मैदानी इलाका भी अंदर जाके घुस कर भी पढ़ना है। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये मैं आपको बता चुकी हूँ हिमालय के विषय में, ये मैदानी, और उसके बाद में आप लोगों को पठारी और ये तटीय क्षेत्र जो है इनके विषय में आप लोगों को समझना होगा। तटीय क्षेत्र, क्योंकि इसके जो यहाँ पे तटीय क्षेत्र है, क्योंकि पानी यहाँ लगा हुआ है, भारत का ये एरिया है, यहाँ पे आपका यहाँ पे अरब सागर आ जाता है, यहाँ बंगाल की खाड़ी रहता है, यहाँ पे हिंद महासागर, इसे यहाँ पे कौन सा है, हिंद महासागर है, यहाँ पे अरब सागर है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की यहाँ पे खाड़ी है। तो ये 3 तरफ से घिरा हुआ हमारा भारत है। कितने तरफ से घिरा हुआ हमारा भारत है? 3 तरफ से। हमारा भारत कैसा है? एक 3 तरफ से घिरा हुआ ये एरिया है, पानी से घिरा हुआ 3 तरफ से एरिया है, जिसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। अब आप लोगों को कुछ तो ज्ञान होगा, जिसे कि अगर चारों तरफ से घिरा हो, वो एरिया जो चारों तरफ से घिरा हो उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, 4 तरफ से, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो ये हम लोगों को तो एरिया पता ही है, सबसे बड़ा हो, चारों तरफ से घिरा हो, कॉन्टिनेंट कहेंगे। हम लोगों को सागर के बारे में, महासागर के विषय में, हर चीज़ के विषय में हम लोगों को पता होना चाहिए। द्वीप क्या है, महाद्वीप क्या है, महाद्वीप है, फिर द्वीप क्या है, छोटा एरिया हो और चारों तरफ से घिरा हो, लक्षद्वीप आप जानते हो। इस द्वीप के विषय में आपको पढ़ना होगा। तो ये छोटा है तो इसे हम द्वीप कह दिए, ये बड़ा है तो इसे हम महाद्वीप कह दिए, जिसे कॉन्टिनेंट कहा गया। तो ये महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, ये आप लोगों
उसके बाद हम 5 महासागर के विषय में, यानी सब कुछ कवर करना होगा। जब हम वो कवर करेंगे तो हम उसमें फिर हम लोग वर्ल्ड मैप में जाएंगे, इंडियन मैप में, वर्ल्ड मैप में, इंडियन जियोग्राफी में, वर्ल्ड जियोग्राफी में, इनमें हम लोगों को कवर करना होगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे द्वाब के विषय में देख लिया। अब आप इस तरीके सिंधु प्लस झेलम बराबर सिंधु सागर, सिंधु प्लस झेलम बराबर सिंधु सागर द्वाब, चिनाब प्लस झेलम बराबर चास द्वाब, रावी प्लस चिनाब बराबर रचना द्वाब, ब्यास प्लस रावी बराबर बारी द्वाब, ब्यास प्लस सतलज बराबर विस्ता द्वाब। ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ये इंडियन जियोग्राफी है, इसके विषय में तो आप लोग जानते हो। कुछ हम लोग इसके मैप के विषय में, कुछ हम लोगों को इसके जियोग्राफी के विषय में, हर एक चीज़ के विषय में हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, आप दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आप लोगों से मिलूँगी, जिसमें आपको अभी मैदानी भाग बताना है बहुत सारे। अभी तो हम लोग पहाड़ से नदियों को उतार रहे हैं, तो अभी मैदानी भी मैदान के विषय में भी पढ़ना है, तटीय क्षेत्र पढ़ना है, अभी हम लोग पठारी क्षेत्र पढ़ना है। अभी इसमें भी बहुत ज़्यादा कवर करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।